नमस्कार, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था की इस तीसरे वीडियो में आज पूंजी निर्माण के बारे में पढ़ेंगे और इसके क्रम में हम पूंजी क्या है, पूंजी का निर्माण किस तरह से किया जाता है, पूंजी किस तरह से उत्पादन में प्रयुक्त की जाती है, पूंजी किस तरह से उत्पादन में प्रयुक्त होती है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा जो विषय है यह है भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था को हम पढ़ेंगे और इसमें पढ़ेंगे पूंजी निर्माण, यानी कि कैपिटल क्रिएशन, कैपिटल फॉर्मेशन भी इसको कह सकते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, आगे देखते हैं पूंजी क्या है। देखिए, पूंजी यानी कि कैपिटल, यह पूंजी जो होती है यह मनुष्य द्वारा निर्मित उन सभी वस्तुओं से संबंधित है जो उत्पादन में प्रयुक्त होती हैं, किंतु ये उत्पादन की क्रिया में समाप्त नहीं होती हैं। जैसे उत्पादन की क्रिया में देखिए क्या क्या नहीं समाप्त होती है। जैसे आपने कोई मशीन खरीद लिया उत्पादन करने के लिए, मशीन जो है 1 साल के अंत में समाप्त नहीं होगी, ये सालों साल चलती रहेगी। हाँ, इसकी जो कीमत है वियर एंड टियर के कारण इसकी कीमत कम हो जाती है, लेकिन इसकी उपयोगिता बनी रहती है। उसी तरह से प्लांट है, भवन है, ये सब सारी चीज़ें ये लंबे समय तक उत्पादन की क्रिया में साथ रहती हैं और सहयोग करती हैं, उत्पादन को बढ़ाने में सहयोग करती हैं। तो इन्हें हम पूंजी कहते हैं। ठीक है, ये देश हो जाएगा। देश की अपनी मुद्रा पूंजी नहीं होती है, किंतु विदेशी मुद्रा जो होती है यह पूंजी के रूप में मानी जाती है। आर्थिक विकास को निर्धारित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण होती है, और पूंजी जो होती है यह आर्थिक विकास को निर्धारित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण होती है, यानी कि पूंजी के बिना आर्थिक विकास प्राप्त करना संभव नहीं है। और पूंजी के लिए ये देखिए, यह राष्ट्रीय आय का स्तर निर्धारण करती है, उत्पादन का ढांचा निर्धारित करती है, तकनीकी प्रगति किस प्रकार से हो रही है, उत्पादन क्षमता क्या है, इन सब पर यह निर्भर करती है। अब देखिए पूंजी निर्माण को हम पढ़ेंगे। पूंजी निर्माण वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी अर्थव्यवस्था में पूंजी स्टॉक में वृद्धि की जाती है अथवा लाई जाती है, पूंजी निर्माण कहलाती है। आय का कितना भाग उपभोग पर व्यय नहीं होता है। जैसे मान लीजिए 100 रुपये आय है, ठीक है, इसमें से 20 रुपये खर्च कर दिया आपने, उपभोग कर लिया, और 80 रुपये बचा, और इस 80 रुपये को जो बचा हुआ है, ठीक है, इसी को आपने पूंजी निर्माण की प्रक्रिया में लगा दिया, तो यही पूंजी की हो जाएगा। तो आय का कितना भाग उपभोग पर नहीं व्यय होता है अर्थात बचाया जाता है, यह पूंजी निर्माण की आवश्यक दशा होती है। ठीक है, पूंजी निर्माण के लिए बचत महत्वपूर्ण है, यानी कि उपभोग के बाद जो धनराशि बचती है वह बचत होती है, और बचत ही पूंजी निर्माण की आवश्यक दशा मानी जाती है। किंतु बचत स्वयं पूंजी निर्माण नहीं करती। बचत कर लिया आपने और बचत को आप अपने पास रखे हुए हैं, कहीं आपने उसका इन्वेस्टमेंट नहीं किया, तो उससे कोई पूंजी का निर्माण नहीं होगा। पूंजी निर्माण तब होता है जब बचत विनियोग में परिवर्तित होती है। बचत को आप इन्वेस्ट करते हैं कहीं, ठीक है, और उससे आपको कुछ अधिक आय प्राप्त होती है, तब हम कहते हैं कि हाँ पूंजी का निर्माण हो रहा है। अब देखिए, बचत को विनियोग में परिवर्तित कराने में वित्तीय संस्थाएं कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। वित्तीय संस्थाएं जैसे कि म्यूचुअल फंड है, SIP है, और बैंक्स हैं, बीमा कंपनियां हैं, ये आपकी पूंजी को बढ़ाने का कार्य करती हैं। तो पूंजी निर्माण की आवश्यक दशाओं में एक तो बचत आ जाती है, बचत को गतिशील बनाने वाली वित्तीय संस्थाएं आ जाती हैं, और फिर विनियोग आ जाता है, यानी कि इन्वेस्टमेंट। आपने बचत कर लिया, 100 रुपये आपकी आय है, इसमें से 50 आपने व्यय कर लिया, 50 आपके पास बच गई। इस 50 रुपये की बचत को आपने वित्तीय संस्थाओं में लगा करके विनियोग कर दिया उनका, ठीक है, तो इससे आपकी पूंजी में वृद्धि होगी। और आगे बढ़ते हैं। अल्प विकसित तथा विकासशील देशों में पूंजी निर्माण की दर में कमी लाने वाले प्रमुख कारक, ठीक है, तो जो अल्प विकसित या विकासशील देश हैं उनमें पूंजी निर्माण क्यों कम होता है?
विकसित देशों की तुलना में अल्प विकसित या विकासशील देशों में पूंजी निर्माण की दर कम क्यों रहती है? इसके क्या प्रमुख कारण हैं, इसको हम समझते हैं। तो अल्प आय स्तर, लोगों की आय का स्तर जो होता है वह कम होता है, तो उनकी बचत भी कम होती है, इस कारण से उनके यहाँ पूंजी निर्माण कम होता है। अत्यधिक उपभोग, यानी कि अल्प विकसित देशों में उपभोग का दर जो होता है यह भी उच्च होता है। विदेशी वस्तुओं का अधिक उपभोग, लोग विदेशी वस्तुओं, स्वदेशी वस्तुओं की तुलना में विदेशी वस्तुओं की ओर अधिक आकर्षण होता है लोगों में, और एक ट्रेंड चला है, लोग चाहते हैं कि उनके घर में विदेशी वस्तुएं रहें, विदेशी एयर कंडीशनर हो, विदेशी वॉशिंग मशीन हो, विदेशी रेफ्रिजरेटर हो, यानी सब कुछ विदेशी कार हो, ठीक है। तो इस पर अधिक व्यय करने के कारण, अधिक उपभोग करने की लालसा होने के कारण उनके यहाँ जो बचत होती है वो कम हो पाती है। मुद्रा तथा पूंजी बाजार का अल्प विकास, मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार का अल्प विकास होता है, ठीक है। अपने देश में देखिए मुद्रा बाजार जो होता है ये आरबीआई के द्वारा, और पूंजी बाजार जो होता है ये सेबी के द्वारा, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो इन दोनों संस्थाओं का, मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार का अल्प विकास होने के कारण भी अल्प विकसित और विकासशील देशों में पूंजी का निर्माण की जो दर होती है वो कम होती है, और विकास की कमी, यहाँ पर विकास की जो दर है वह भी कम रहती है, ठीक है। और आगे बढ़ें। अब है पूंजी निर्माण के साधन। पूंजी निर्माण के साधन के लिए आय में वृद्धि, तो आय में वृद्धि होगी तभी आप पूंजी कर पाएंगे। जैसे आज आपकी आय 100 रुपये है और आप इसमें से 50 रुपये व्यय करते हैं, उपभोग करते हैं, तो आप कोशिश करें कि आपकी आय 100 से 200 रुपये हो, और 200 से जब आप इसमें से 50% व्यय करेंगे, यानी कि 100 रुपये व्यय हो जाएगा, तो आपके पास बचत हो जाएगी आपकी 100 रुपये। अब इससे आप पूंजी का निर्माण या पूंजी क्रिएशन कर सकते हैं। उपभोग में कटौती, जैसे 100 में अगर आप 50 उपभोग कर रहे हैं तो आप इसकी कटौती कर दें, आप 40 ही करें व्यय, 30 ही करें, तो आपके पास बचत, आपकी जितना उपभोग में आप कमी करेंगे उतना ही आपका बचत बढ़ जाएगा, और जब बचत बढ़ेगा तो आपके पूंजी निर्माण की संभावना बढ़ जाएगी। उपभोग में कटौती तथा नियमन, ठीक है। उपभोग में कटौती करना और नियमन का मतलब है कि आप एक निश्चित दर तय कर लें कि मुझे इतनी कटौती करनी ही करनी है अपने उपभोग में। और बचत का गतिशीलन, बचत आपने कर लिया तो यह नहीं है कि उस बचत को आप अपने पास रखे रहिए, उस बचत को आप वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से उसका विनियोग करिए, इन्वेस्टमेंट करिए, तब आपकी पूंजी में वृद्धि होगी। और बचत को प्रोत्साहन, बचत करने के लिए आपको अपने खर्चों में कमी लानी होगी, अपने उपभोग में कमी लानी होगी, और जब आप अपने खर्च, अपने उपभोग में कमी ला पाएंगे तब आप बचत की ओर प्रोत्साहित होंगे, और बचत करके आप पूंजी का निर्माण करेंगे। अब है विनियोग। विनियोग क्या है? ऐसा व्यय जो उत्पादन के दौरान समाप्त न हो जाए बल्कि उत्पादन क्षमता में वृद्धि लाए, विनियोग कहलाता है। जैसे आपने देखिए, आप एक कोई कार्यालय खोलते हैं तो उसमें स्टेशनरी लगाते हैं, कुछ किताबें हैं, कुछ फर्नीचर हैं, ये जल्दी समाप्त हो जाने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन जो है मशीन, प्लांट, भवन इत्यादि, इन पर जो व्यय हुआ होता है यह 1 वर्ष में समाप्त नहीं होता, इनका आप लंबे समय तक उपयोग कर सकते हैं, तो इसको इन्वेस्टमेंट या विनियोग कहा जाता है। तो संचित विनियोग ही पूंजी होती है, ठीक है। विनियोग के कारण पूंजी स्टॉक तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी। अब जैसे 1 वर्ष में आपका जब आप कोई वस्तु का उत्पादन करने जाएंगे तो सपोज दैट पहले वर्ष में आपने 1 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, और इसमें से करीब 70 लाख रुपए आपने मशीन, प्लांट, भवन इत्यादि पर खर्च कर दिए, तो ये अगले वर्ष तक खत्म नहीं हो जाएंगे। आपको दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष, चौथे वर्ष, 5वें वर्ष, 6वें वर्ष तक भी इस पर थोड़ा बहुत आप ईयर एंड टीयर पे जो खर्च आएगा उसको आप पूरा कर देंगे, तो ये कई वर्षों तक आपको पूंजी निर्माण में सहायक बने रहेंगे, ठीक है। तो यानी कि इनकी जो उपयोगिता है, मशीन, प्लांट, भवन की उपयोगिता आगे आने वाले वर्षों तक भी बनी रहेगी, ठीक है। तो विनियोग के कारण पूंजी स्टॉक तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है। राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि होगी। अब देखिए, आपके मशीन, भवन, प्लांट बरकरार है तो इससे आपका उत्पादन होगा, और आपके उत्पादन से राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि होगी। फिर राष्ट्रीय उत्पादन में जब वृद्धि होगी तो राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होगी। अब है पूंजी उत्पाद अनुपात, इसको समझिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये।
उत्पाद की प्रति इकाई पर लगने वाली पूंजी की मात्रा को पूंजी उत्पाद अनुपात कहा जाता है। जैसे एक कार का उत्पादन करना हो और इस पर 4 पूंजी की ज़रूरत पड़े तो कहेंगे पूंजी उत्पाद अनुपात 1:4 का है। किसी वर्ष में कुल पूंजी और कुल उत्पादन के बीच के अनुपात को सकल पूंजी उत्पाद अनुपात कहा जाता है। ठीक है, पूंजी उत्पाद अनुपात कम होना ठीक होता है। पूंजी उत्पाद अनुपात जैसे 1:4 है, ऐसे मानिए कि एक पूंजी लगा करके 4 वस्तु का उत्पादन हो रहा है। ठीक है, एक पूंजी लगा करके 4 वस्तु का उत्पादन हो रहा है। ठीक है, तो कम पूंजी से अधिक उत्पादन, इसका जो मूल उद्देश्य होता है कि कम पूंजी लगा करके अधिक उत्पादन हो। ठीक है, जैसे कि अगर 2 पूंजी लगा करके 4 वस्तु का उत्पादन हो तो यहाँ पूंजी उत्पाद अनुपात बढ़ गया। ठीक है, तो पहले की तुलना में 1:4 और 2:4 यानी कि 2 पूंजी लगा करके 4 वस्तु का उत्पादन हो या 1 पूंजी लगा करके 4 वस्तु का उत्पादन हो तो ये ज़्यादा बेहतर है। तो कम पूंजी से अधिक उत्पादन प्राप्त करना इसका उद्देश्य होता है। पूंजी उत्पाद अनुपात का अधिक होना हमेशा खराब नहीं होता है, लेकिन आरंभ में देखिए पूंजी और उत्पाद का अनुपात जो होता है ये अधिक होता है, तो ये हमेशा खराब नहीं माना जाता है। पावर, स्टील, अधोसंरचना में पूंजी उत्पाद अनुपात बहुत ऊंचा होता है, किंतु इनसे वर्तमान में भले उत्पादन कम हो, लेकिन यह विनियोग निश्चित ही भावी उत्पादन क्षमता में वृद्धि लाएगा। अभी आपने पावर, स्टील, अधोसंरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जो खर्चे किए हैं, जैसे सरकार ने सड़क बना दिया, अच्छी सड़क बना दी तो आरंभ में तो खर्चे अधिक आएंगे, उसकी उत्पादकता कम रहेगी, लेकिन ये सड़क लंबे समय तक कार्य करेगी तो देखिए जो ट्रकों का भाड़ा होगा वो कम होगा, उन पे जो डीजल पेट्रोल का जो खर्च होगा वह कम होगा। तो यह लंबे समय तक जो होता है यह देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में सहायक होता है। अब है उत्पाद पूंजी अनुपात। प्रति इकाई पूंजी पर प्राप्त होने वाला उत्पाद पूंजी अनुपात कहलाता है। उत्पाद पूंजी अनुपात पूंजी उत्पाद अनुपात का व्युत्क्रम होता है। उत्पाद पूंजी अनुपात देखिए, जैसे पूंजी उत्पाद अनुपात में एक पूंजी पर एक वस्तु का उत्पादन हो या 2 वस्तु का उत्पादन हो, और उत्पाद पूंजी अनुपात का मतलब होता है कि एक उत्पाद को उत्पादित करने में 2 पूंजी लग जाए या 1 पूंजी लग जाए। ठीक है, तो यह एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। पूंजी उत्पाद अनुपात के रूप औसत पूंजी उत्पाद अनुपात पूंजी की कुल मात्रा तथा कुल उत्पादन के बीच अनुपात को प्रदर्शित करता है। वर्धमान पूंजी उत्पाद अनुपात पूंजी की मात्रा में वृद्धि तथा उत्पाद की मात्रा में वृद्धि के अनुपात को प्रदर्शित करता है। यानी कि वर्धमान जो पूंजी उत्पाद अनुपात होता है, पूंजी की मात्रा में भी वृद्धि हो तो उत्पाद की मात्रा में भी वृद्धि होती रहती है। इसको वर्धमान पूंजी उत्पाद अनुपात कहा जाता है। अब है पूंजी बहुल टेक्निक। पूंजी को बढ़ाने की क्या तकनीक है? कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। किसी उत्पादन प्रक्रिया में श्रम की लागत की तुलना में यदि पूंजी आगत की मात्रा अधिक लगे तो उत्पादन की यह प्रवृत्ति पूंजी बहुल होगी, अन्यथा श्रम बहुल होगी। ठीक है, कह रहे हैं यदि किसी उत्पादन प्रक्रिया में श्रम आगत की तुलना में श्रम की मात्रा कम रहे और उसकी तुलना में पूंजी की मात्रा ये अधिक रहे, ठीक है, तो कहेंगे यह प्रवृत्ति पूंजी बहुल है। लेकिन इसका दूसरा पहलू है कि पूंजी की मात्रा कम रहे और श्रम की मात्रा ज़्यादा रहे तो यह कहेंगे यह प्रवृत्ति जो है ये श्रम बहुल है। ठीक है, अब है पूंजी विस्तारण, कैपिटल वाइडनिंग। किसी अर्थव्यवस्था में पूंजी आगत का उसी अनुपात में बढ़ना जिस अनुपात में श्रम बढ़ रहा है। जैसे कि आज आपने 1 मजदूर लगाया और 1 पूंजी लगाई हुई है या 1 मशीन लगाई हुई है, लेकिन आपको अगर आपने श्रम को बढ़ा दिया, 2 मजदूर लगा दिए, 3 मजदूर लगा दिए, तो उसी अनुपात में आपको मशीनों की मात्रा भी बढ़ानी होगी, नहीं तो बाकी के मजदूर जो है बेकार पड़े रहेंगे और इनके द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाएगा। तो पूंजी की आगत का उसी अनुपात में बढ़ना जिस अनुपात में श्रम बढ़ रहा है, जिससे पूंजी को विस्तारित किया जाता है। यदि पूंजी तथा श्रम एक ही अनुपात में बढ़े
जिससे राष्ट्रीय उत्पादन को प्राप्त करने के लिए जिस अनुपात में पूंजी तथा श्रम को लगाया जाता है वह स्थिर रहे तो इसे पूंजी विस्तारण कहेंगे। जैसे एक श्रमिक है एक मशीन, 2 श्रमिक पे आपने 2 मशीन लगा दिया, 3 श्रमिक पे 3 मशीन लगा दिया, तो देखिए इनका जो रेशियो ये बराबर बना हुआ है, इनमें कोई वृद्धि नहीं हो रही है। तो पूंजी और जो श्रम का अनुपात है ये स्थिर है, तो इसे पूंजी का विस्तारण कहा जाता है। अब है पूंजी गहरापन, कैपिटल डीपेनिंग। श्रम आगत की तुलना में पूंजी आगत में अधिक तेजी से वृद्धि होना, जिससे राष्ट्रीय उत्पादन में श्रम की तुलना में पूंजी ज़्यादा अनुपात में लगे, तो इसे पूंजी का गहरापन कहते हैं। जैसे श्रमिक एक है, पूंजी एक है, लेकिन एक ही श्रमिक को स्थिर रखते हुए पूंजी की मात्रा बढ़ा दिया जाए, ठीक है, पूंजी की मात्रा बढ़ा करके मान लिया कि आपने ऑटोमेशन तकनीक लगा दिया, विभिन्न प्रकार की मशीनें लगा दी जो ऑटोमेटिक ढंग से काम कर रही हैं, और इसमें एक ही श्रमिक जो है इन तीनों मशीनों की देखभाल करके इन पे उत्पादन का कार्य करा रहा है, तो इसमें कहेंगे कि पूंजी श्रम की तुलना में पूंजी ज़्यादा लगा करके उत्पादन किया जा रहा है। तो इस तरह की जो प्रविधि होती है इसको पूंजी गहरापन कहा जाता है, ठीक है। पूंजी गहरापन। अब है पूंजी और श्रम अनुपात। पूंजी श्रम अनुपात, किसी अर्थव्यवस्था में श्रम के साथ पूंजी के अनुपात को पूंजी श्रम अनुपात कहा जाता है। यानी कि श्रम एक है तो पूंजी क्या लगी है, अगर एक लगी है तो उस पूंजी और श्रम का अनुपात 1:1 होगा। पूंजी 2 लगी है तो 1 संबंध 2 हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। या मान लीजिए कि श्रम 2 लगा है, पूंजी 1 लगी है तो 2 संबंध 1 का अनुपात हो जाएगा। तो इस तरह से पूंजी और श्रम के अनुपात को श्रम पूंजी अनुपात या पूंजी श्रम अनुपात कहा जाता है, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो ये प्लीज़ लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।